बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक है आप लोग। प्रीवियस सेशन में हम हर्निया डिस्कस कर रहे थे, तो सबको समझ में आया। न्यू बॉर्न हर्निया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप लोग ठीक हैं? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम हर्निया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने गैस्ट्रोस्केसिस और एम्फेलोसिल के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने डिस्कस की। ठीक है जी, तो हमने ये देखा था कि रिड्यूसेबल होता है हर्निया और इरिड्यूसेबल है। गैस्ट्रोस्केसिस में जो है वो फ्रीली मूवेबल कंटेंट्स होते हैं, लेकिन एम्फेलोसिल में जो है वो सैग की कवरिंग होगी। ठीक है जी, डिफेक्ट जो है गैस्ट्रोस्केसिस में वो 5 सेंटीमीटर से लेस देन होगा, लेकिन एम्फेलोसिल में 4 to 12 सेंटीमीटर है। अगर कोई आपसे कंपैरिजन पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, एम्फेलोसिल में हम टेफ्लॉन शीट यूज़ करते हैं, लेकिन हम गैस्ट्रोस्केसिस में हम सिलास्टिक शीट यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह की। जी अरूज, आपको आवाज़ नहीं आ रही? चलिए जी, अब हम पढ़ लेते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है जी, हमने गैस्ट्रोस्केसिस एम्फेलोसिल न्यू बॉर्न हर्निया पढ़ ली है। अब उसके बाद है जी डायफ्रामेटिक हर्निया। तो डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में आप लोगों ने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आई होप सो पढ़ा होगा, तो एक गो थ्रू कर लेते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया इज अ बर्थ डिफेक्ट which is an abnormality that occurs as a fetus is forming in the mother's uterus। ठीक है जी, इसको भी हम बर्थ डिफेक्ट कहते हैं, congenital defects कह सकते हैं। एन ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है उसके दरमियान में एक ओपनिंग रह जाती है। द मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम जो है वो चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में पाया जाता है और दोनों को जो है वो सेपरेट करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओपनिंग जो है वो डायफ्राम के दरमियान रह जाएगी, जिसके थ्रू जो है वो कंटेंट जो है एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो चेस्ट की तरफ जो है वो मूव आउट करेंगे। ठीक है जी, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसमें सबसे पहले है जी बोगडेलिक हर्निया और दूसरा है जी मोरगैग्नी हर्निया। बोगडेलिक हर्निया में कुछ पार्ट्स की बेस पे जो है इसको नाम दिया गया है। कुछ पार्ट जो कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मूव करेंगे तो हम उसको बोगडेलिक हर्निया कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें। बोगडेलिक हर्निया इन्वॉल्व द साइड एंड बैक ऑफ द डायफ्राम। ठीक है जी, साइड इसकी इन्वॉल्व होगी और उसकी बैक जो है यानी कि पोस्टीरियर पार्ट जो है डायफ्राम का वो इन्वॉल्व होगा। उसमें स्टमक, लीवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन यूजुअली मूव अप इनटू द चेस्ट कैविटी। ठीक है जी, अब मोरगैग्नी हर्निया में क्या होगा जी? मोरगैग्नी हर्निया इन्वॉल्व्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द डायफ्राम। ठीक है जी, बोगडेलिक में 20 आप याद कर लें कि बैक है और साइड है। ठीक है जी, लेकिन मोरगैग्नी में जो है वो फ्रंट पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो लीवर एंड इंटेस्टाइन यूजुअली मूव अप इनटू द चेस्ट कैविटी, वो भी मोरगैग्नी हर्निया में होंगे। ठीक है जी, कॉजेज हम इसके देख लेते हैं कि कॉजेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है जी मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है ये। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व होंगे। बोगडेलिक हर्निया मेक्स अप अबाउट 80% to 90% ऑफ ऑल केसेस। ठीक है जी, 80 से 90% तक जो है बोगडेलिक हर्निया है, जिसमें बैक और साइड जो है वो डायफ्राम की इन्वॉल्व होगी और लीवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो मूव अप होगी चेस्ट में। देन मोरगैग्नी हर्निया जो है वो ओनली 2% ऑफ ऑल केसेस जो है वो बनाता है, यानी कि ये बहुत कम है। अच्छा जी, सिम्टम्स ऑफ आर डायफ्रामेटिक हर्निया अगर तो सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी डेफिनेटली। जब एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो चेस्ट कैविटी में आ जाएंगे तो लंग जो है वो कंप्रेस होंगे। ठीक है जी, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी।
फास्ट ब्रीदिंग हो सकती है, फास्ट हार्ट रेट हो सकता है, अगर हार्ट की साइड जो है कंप्रेस हो रही है, हार्ट कंप्रेस में आ रहा है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की वजह से साइनोसिस हो सकेगी जिसमें ब्लू कलर ऑफ स्किन हो जाती है। इसके अलावा अब नॉर्मल चेस्ट डेवलपमेंट होगी विद वन साइड बीइंग लार्जर देन द अदर, ठीक है जी, एंड एब्डोमेन दैट अपीयर्स केव्ड इन कॉनकेव और स्केफॉइड शेप में, ठीक है जी। अब एब्डोमेन की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि पेट जो है उसका वो अंदर की तरफ को धुंसा हुआ है और चेस्ट का जो है वो आप देखें लेफ्ट पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो ये देखिए चेस्ट में भी एसिमेट्री दिखाई गई है और एब्डोमेन अगर आप देखें तो उसमें भी वो जो है वो स्केफर्ड शेप का जो है वो शो किया गया है। अच्छा जी, डायग्नोज किस तरह करेंगे हम डायफ्रामेटिक हर्निया को? तो सबसे पहले है जी फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं तो या एज अ नर्स आप भी कर सकती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एब्डोमेन जो है वो एसिमेट्रिकल मूवमेंट में है, उसकी चेस्ट एसिमेट्रिकल है, प्रोट्रूजन जो है वो चेस्ट में शो हो रही है, ठीक है जी। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करते हैं तो उसमें मज़ीद शो हो जाएगा कि ऑर्गन जो हैं वो एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो चेस्ट कैविटी में आगे हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे जिसमें ये भी चीज़ हम असेस करते हैं। ब्लड टेस्ट फॉर क्रोमोसोम्स हम करेंगे टू डिटरमिन इफ देयर इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है जी। जीन्स का अगर कोई इशू है, क्रोमोसोमल अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में तो वो कंजेंटल डिफेक्ट्स में है ना एक्चुअली, तो हम उस पर फिर सारी कंजेंटल जो है स्टडी उसमें करेंगे। अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट कराएंगे, इकोकार्डियोग्राम कराएंगे। ट्रीटमेंट है जी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, यानी कि न्यू NICU वगैरह में जो है हम एडमिट करते हैं बेबी को, ठीक है जी। ECMO जो है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है जी, वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ECMO के बारे में पता है किसी को? इसमें हम क्या करते हैं, ये एक थेरेपी है जो कि ऑक्सीजन को ऐड करेगी, ठीक है जी। और लाइक ब्लड जिस तरह हार्ट जो है पंप करता है उसी तरह ऑक्सीजन जो है वो ऐड करेगी ब्लड में, और फिर वो जो है ओवरऑल बॉडी में जो है वो फिर ब्लड जो है वो मूव करेगा और बच्चे को जो है वो इसके थ्रू जो है फिर ऑक्सीजन मिलती है। इज़ लाइक अ हार्ट लंग मशीन, ठीक है जी। ये हार्ट लंग मशीन की तरह एक्ट करेगी। और फिर हम सर्जरी करते हैं और जो गैप होगा डायफ्राम के दरमियान उसको जो है वो कवर करेंगे, तो कंटेंट्स को जो है रिप्लेस किया जाता है। नर्सिंग असेसमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसमें बैरल चेस्ट होगी एंड स्केफॉइड एब्डोमेन होगा, ठीक है जी। एसिमेट्रिक चेस्ट एक्सपेंशन हो सकती है। एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होंगी डेफिनेटली जब लंग्स की जगह पे इंटेस्टाइन या स्टमक का कोई पार्ट आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगी, कोई लीवर का पार्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे जितनी भी लंग साउंड्स हैं वो फिर एब्सेंट होंगी, वो प्रॉपरली लिसन नहीं होगी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्ट साउंड टू द राइट, यानी कि हार्ट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसलिए हार्ट साउंड्स की भी डिस्प्लेसमेंट होगी। बाउल साउंड्स हेard इन द thoracic cavity बाउल, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो मूव कर गई है अप टू द चेस्ट कैविटी, तो फिर thoracic cavity में जो है बाउल साउंड जो है वो सुनाई देंगी, ठीक है जी। सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई हैं, तो इसलिए उनकी साउंड्स भी जो है वो डिस्प्लेस ही सुनाई देंगी। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले है जी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, डेफिनेटली चेस्ट कैविटी में मूव किया है ऑर्गन्स ने, कंटेंट्स ने, तो फिर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगी। एंजाइटी हो सकती है, फियर होगा। इसके बाद रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी होगी, एक्यूट पेन हो सकती है बेबी को, और डिलेड सर्जिकल रिकवरी हो सकती है। नर्सिंग केयर हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से नर्सिंग केयर जो है वो डायफ्रामेटिक हर्निया के बेबी को प्रोवाइड करनी है। तो डिस्कस करेंगे सर्जरी विद द केयर गिवर, क्योंकि इसमें जो है मेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। सर्जरी से डिफेक्ट को जो है वो कवर किया जाएगा और उसको क्लोज किया जाएगा ताकि जितने भी ऑर्गन जो हैं वो मूव आउट हुए थे उनको अपनी नॉर्मल प्लेसमेंट पे लाया जाए, ठीक है जी। फिर स्टेबलाइज करेंगे जिसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा।
असिस्ट विद ईटीटी, ठीक है जी, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है बेबी, तो ईटीटी के साथ असिस्टेंस जो है नर्स प्रोवाइड करेगी। इंसर्ट करेंगे ओरोगैस्ट्रिक और एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो हम दे सकते हैं, बच्चों में पास करेंगे। एडमिनिस्टर करेंगे सर्फेक्टेंट जो कि लंग्स को एक्सपैंड करने में जो है हेल्प आउट करता है। मॉनिटर करेंगे पल्मोनरी एंड कार्डिक स्टेटस पेशेंट का, ठीक है जी। साथ में प्रोवाइड करेंगे पर प्री और पोस्ट ऑप केयर जो है, यहाँ पर नहीं है ये, यहाँ पे प्री आना है, प्री एंड पोस्ट ऑप ऑपरेटिव केयर जो है हमने बच्चे को प्रोवाइड करनी है। प्री में जब आपको पता ही है कि वाइटिसन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं, ठीक है जी, फॉर्मेलिटीज जो भी होती हैं वो पूरी करते हैं। और पोस्ट ऑप में जो है ज़्यादातर सर्जिकल साइट की केयर आ जाती है, ठीक है जी, वूंड केयर आ जाती है, तो उसमें फिर आ जाती उसकी केयर प्रोवाइड करते हैं। चलें जी, अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है जी। इंग्वाइनल हर्निया में जो है आपने पिक्चर से शो है और नेम से भी शो है कि जो इंग्वाइनल एरिया है वहाँ पे जो है इंटेस्टाइनल पार्ट जो है वो फ्रीली मूव करेगा, प्रोट्रूजन उसकी होगी, तो हम उसको हम कहेंगे कि ये इंग्वाइनल हर्निया है। चिल्ड्रन में जो है इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन हर्निया सीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है जी। पहले हमने न्यू बॉर्न हर्निया डिस्कस किया जिसमें हमने गैस्ट्रोस्केसिस, सिम्फेलोसील और डायफ्रामेटिक हर्निया पढ़े। अब हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले है इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है जी। इट इज इन द ग्रोइन रीजन, आप देख सकते हैं कि ग्रोइन एरिया में जो है वो शो हुआ है इंग्वाइनल हर्निया, एंड इट मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक साइड का भी हो सकता है और दोनों साइड का भी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन बॉयज, ठीक है जी, बॉयज ज़्यादातर इफेक्ट होंगे देन गर्ल्स। इट इज़ मोर कॉमन इन प्री मेच्योर देन टर्म इन्फेंट्स, प्री मेच्योर में ज़्यादा है और बॉयज़ में ये ज़्यादा है। साइन एंड सिम्टम अगर हम देखें, इट इंक्लूड्स बीइंग जनरली अनवेल कंडीशन होगी बेबी की, पेन इन द ग्रोइन रीजन, ठीक है जी, ग्रोइन एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगी उसको, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है बच्चे को, ब्लोटिंग और फुल एब्डोमेन जो है उसकी, जी, ब्लोटिंग और फुल एब्डोमेन होगा, फीवर होगा, हो सकता है, एज स्वेलिंग दैट इज रेड और पेल ब्लू ग्रे इन कलर एंड इज नोटिसेबली टेंडर, ठीक है जी, रेड पे और पेल ब्लू कलर की जो स्वेलिंग वहाँ पे हो सकती है। इन्फेंट जो है वो रेस्टलेस होगा और इरिटेबल होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर आप देखें, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया जो है वो किस तरह जो है कितनी सिवियरिटी में दिखाया गया है, देखिए आप। इट कैन बी डायग्नोज बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो शो हो जाएगा। ग्रोइन रीजन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फौरन पता चल जाता है कि इंक्वाइनल हर्निया है। डिटर्मिन फॉर रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल टाइप ऑफ हर्निया एंड एब्डोमिनल एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी आल्सो हेल्प्स इन कंफर्मिंग, ठीक है जी। तो डायग्नोज कंफर्म करने में भी अल्ट्रासाउंड वगैरह और एक्सरे भी बहुत हेल्प आउट करते हैं, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है वो इंक्वाइनल हर्निया है। मैनेजमेंट हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हर्निया डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स एज, ओवरऑल हेल्थ एंड टाइप ऑफ हर्निया, ठीक है जी। नॉर्मली जो है ना आमतौर पर जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ किस तरह की है, हेल्थ इल है जो है या वेल है चाइल्ड, और टाइप कौन सी है, ठीक है जी। 2 टाइप्स ऑफ सर्जरीज आर डन फॉर द रिपेयर। सबसे पहले है जी ओपन इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, जिसको हम हर्नियोरेपी या हर्नियोप्लास्टी कहेंगे, ठीक है जी। और दूसरा है जी लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, ठीक है, जो कि हम लेप्रोस्कोप की मदद से जो है करते हैं। ओपन में हम ओपनली वूंड करके जो है वो इंसिजन दे के जो है हर्निया रिपेयर करेंगे, लेकिन लेप्रोस्कोपी के थ्रू जो है फिर हम रिपेयर कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी।
इसमें ओपन इंसिजन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें नॉर्मली 3 तरह के इंसिजन जो है वो दिए जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके थ्रू भेजे जाते हैं, और हर्निएटेड इंटेस्टाइन आपने देखा उसमें जो है किस तरह से, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उसको जो है वो टाई किया गया है। मैश पैच जो है वो उसमें लगाया गया है वीक स्पॉट पे, तो उसने उसको जो है वो रिप्लेस किया है, उस जगह पे टाई किया है। नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस जो है अगर हम इसमें देखें तो अक्यूट पेन हो सकती है बच्चे को रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंशन एंड स्ट्रैंगुलेशन। रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फ्लूइड इनटेक, ठीक है जी। वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है, साथ में डायरिया रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन। Ineffective breathing pattern related to abdominal distension interfering with normal lungs expansion, or risk for injury related to complication and severity of illness, और लास्ट पे है जी fear related to life threatening symptom of the intestinal obstruction। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने उसके कंफर्ट को जो है मेंटेन करना है, यानी कि अचीव करना है कंफर्ट, अचीविंग द कंफर्ट। तो बेबी का जो कंफर्ट लेवल है उसको हमने मेंटेन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिट करेंगे पेशेंट को विद ट्रस और बेल्ट व्हेन हर्निया इज रिड्यूस्ड और इफ ऑर्डर्ड, ठीक है जी। हमने हर्निया को रिड्यूस करने के लिए ट्रस या बेल्ट मिलते हैं, वो हमने पेशेंट को जो है या बेबी को है वो हमने लगाने हैं, ताकि हम उसको जो है अपनी प्लेस पे जो है हर्निया को रखें। ट्रेनर बर्निंग पोजीशन जो है मे बी रिड्यूस प्रेशर ऑन हर्निया व्हेन अप्रोप्रिएट। ये आपने पोजीशनिंग पढ़ी होगी F1 में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। Emphasize to patient to wear truss under clothing and to apply before getting out of bed when hernia is reduced, ठीक है जी। हम बेबी जो क्योंकि छोटे होते हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम केयर टेकर को या एज अ नर्स हम खुद जो है बेबी की केयर करेंगे, और हम अंडर क्लॉथिंग जो है उसको जो है वो ड्रेस पहनाएंगे, और उसके पेरेंट्स को जो है या केयर गिवर को गाइड करेंगे कि उसको जब भी बेड से आउट करने यानी उसने मूव करना है तो ड्रेस जो है उसने प्रॉपरली वेयर किया हो। गिव स्टूल सॉफ्टनर्स एज डायरेक्टेड, और एवेलुएट करेंगे फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हर्नियल इनकार्सिनेशन और स्ट्रैंगुलेशन। देन इंसर्ट करेंगे एंजीट्यूब फॉर इनकार्सिनेटेड हर्निया इफ ऑर्डर्ड टू रिलीव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ऑन हर्निएटेड सेल, ठीक है जी। ये है जी ट्रस बेल्ट, अब आप कह सकते हैं ट्रस कह सकते हैं, जो कि हम बेबीज़ में स्पोर्ट के लिए जो है उनको लगाते हैं, ताकि जो हर्निएटेड जो है पोर्शन जो है वो अपनी जगह पे रिप्लेस कर जाए, और जो है डिस्टेंशन वगैरह ना करे, स्ट्रैंगुलेशन ना हो उसकी। देन है जी अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है जी। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्बलाइकल हर्निया। Umbilical hernia occurs in about 10% of all children, ठीक है जी, more often in girls than in boys. It frequently occurs in premature infants, ज़्यादातर जो है प्रीमेच्योर में होता है, और ज़्यादा जो है वो गर्ल्स को इफेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं अम्बिलाइकल हर्निया पिक्चर में शो किया गया है कि किस तरह अम्बिलाइकस से जो है वो हर्निएटेड पार्ट जो है हर्निया का जो पार्ट है वो किस तरह से मूव आउट कर रहा है, एक बल्जिंग सी जो है कंडीशन इसमें आ रही है। ये देखें पिक्चर में अम्बिलाइकस के पास बल्ज जो है वो शो हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इसके देखें, अपीयर्स एज बल्ज और स्वेलिंग इन द बेली बटन एरिया, ठीक है जी। बेली बटन एरिया में बल्ज और स्वेलिंग जो है वो शो कर रहा है। द स्वेलिंग में बी मोर नोटिसेबल व्हेन द बेबी क्राइज एंड मे गेट स्मॉलर और डिस्पेयर व्हेन बेबी रिलैक्स, ठीक है जी। जैसे क्राई करेगा वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, तो उसके फॉर्म में क्या होगा कि वो स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा होगी और बल्ज जो है वो ज़्यादा अपीयर होगा। लेकिन जैसे बेबी रिलैक्स करेगा बल्ज जो है वो स्मॉल हो जाएगा और डिस्पेयर हो जाएगा। If the physician gently pushes on the bulge when the child is calm and quiet lying down, it usually gets smaller and go back into the abdomen, ठीक है जी। अगर रिलैक्स पोजीशन में बेबी है तो अगर कोई फिजिशियन उसको जो है उस पे उसको प्रेस करता है, पुश करता है, तो वो जो है नॉर्मली गो बैक चला जाएगा, ठीक है जी, और स्मॉल साइज में हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है,
डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम पढ़ते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ बल्ज इन अम्बिलिकल रीजन। ठीक है जी, अम्बिलिकल रीजन में जो है वो बल्ज जो है वो शो होगा। इसके अलावा अब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो कि वो भी एग्जामिन में जो है वो शो करेंगे बल्जिंग और अम्बिलिकल हर्निया को।
जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे अम्बिलिकल हर्निया की। तो हमने ये देखा कि बल्ज जो है वो प्रेजेंट होता है और डायग्नोसिस पे भी जो है वो कंफर्म होता है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पे भी बल्ज जो है वो कंफर्म हो जाता है। मैनेजमेंट जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं अम्बिलिकल हर्निया की। बाय 1 ईयर ऑफ एज मैनी हर्नियाज विल क्लोज विदाउट एनी सर्जरी। ठीक है जी, अगर 1 साल का बच्चा हो गया है तो हर्निया जो है खुद ब खुद ही जो है वो क्लोज हो जाते हैं और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ऑल हर्नियाज आर एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है जी, 5 साल की उम्र में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉर्मली जो है वो क्लोज हो जाएं। लेकिन हर्निया बिकम्स वीकर विद एज, इज नॉट रिड्यूसेबल और स्टिल इज प्रेजेंट आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एज, इट नीड सर्जिकल रिपेयर। ठीक है जी, ऐसे हर्निया जो कि एज के साथ साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं, उनका बल्ज साइज जो है वो बढ़ता जाएगा और वो रिप्लेस नहीं होंगे, रिड्यूसेबल नहीं होते और स्टिल प्रेजेंट रहते हैं आफ्टर 3 ईयर्स के बाद भी, तो फिर सर्जिकल रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। ड्यूरिंग सर्जरी द चाइल्ड इज प्लेस्ड अंडर एनेस्थीसिया और स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द अम्बिलिकस एंड द लूप ऑफ इंटेस्टाइन इज प्लेस्ड बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है जी, अम्बिलिकल में फिर हम एक इंसिजन देते हैं, सर्जन जो होते हैं वो इंसिजन देते हैं और फिर जो इंटेस्टाइन है उसका जो पार्ट है उसको जो है दोबारा से एब्डोमिनल कैविटी में जो है वो टाई करते हैं और उसको प्लेस बैक करते हैं। ठीक है जी, मसल्स आर देन सुचर टुगेदर, समटाइम्स अ पीस ऑफ मैश्ड मटेरियल, इसमें भी हम मैश मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे टू स्ट्रेथन द एरिया वेयर द मसल्स आर रिपेयर्ड, वहाँ पे हम मैश मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ लेते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। Preoperatively, the infant is fed until few hours before surgery। ठीक है जी, in order to prevent dehydration, और बाद में फिर उसको जो है हम NPO पे रख देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सर्जरी के दौरान जो है और उससे पहले जो है NPO पे जो है पेशेंट को रखा जाता है। All the preoperative routine care is given, जैसा कि like bath to the child in the morning, putting operation theatre clothes, placing identification band on wrist, collecting all the reports of लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयरिंग पेशेंट फाइल। ठीक है जी, ये सारा जो रूटीन का जो नर्सिंग वर्क होता है वो नर्स जो है वो कर लेगी और पेशेंट को जो है वो रेडी कर लेगी सर्जरी के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। लेटर द चाइल्ड कम्स फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर, रिसीव हिम इन अ कंफर्टेबल ऑपरेशन बेड। ठीक है जी, जैसे ही और ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट आएगा, बेबी आएगा, हम उसको कंफर्टेबल बेड में रिसीव करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल्स। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स, स्टिल बाउल मूवमेंट्स रिटर्न जब तक आ नहीं जाती तब तक हम उसको आईवी फ्लूइड्स पे रख देंगे। ठीक है जी, ऑब्जर्व साइट फॉर ब्लीडिंग। ठीक है जी, साइट को चेक करेंगे जहाँ पे सर्जरी हुई है, इंसिजन दिया गया है, हम ब्लीडिंग के लिए उसको सेस करेंगे। डिस्चार्ज वंस बेबी स्टार्ट्स ओरल फीड्स, जैसे ही बेबी की ओरल फीड हम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है। नो टब बाथ अंटिल 1 वीक ऑफ सर्जरी, स्पॉन्जिंग इज एडवाइज। ठीक है जी, कोई टब बाथ वगैरह नहीं दिया जाता आफ्टर सर्जरी के 1 वीक तक। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स एंड प्ले। ठीक है जी, बेबी जो है वो प्ले भी कर सकता है और मूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा हर्निया पे लेक्चर। समझ में आया सबको? किसी ने कुछ पूछना है ये हर्निया में से जो हमने पढ़े हैं? इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, फेलोसील और गैस्ट्रोस्केसिस वगैरह जो हमने डिस्कस किया है। अगर किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कुछ क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हाफिज़।